पाकिस्तान और इंडिया जंग तो ख़त्म हो गई या रुक गई, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं वो बयानात किसी सरबराह हुकूमत को एटलीस्ट जेब नहीं देते। जो आज भी उसका बयान है बहुत ही काबिल मजम्मत है। और अगर पाकिस्तान से भी कोई वैसा ही जवाब दे कि आपके लोगों के लिए हमारे पास गोली है, तो गोलियों की कमी यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन क्या किसी इलेक्टेड लीडर को ये ऐसा ही बयान देना चाहिए एक अपने हमसाया मुल्क के मतलब कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए, तो फिर पाकिस्तान की भी गोली तैयार है आपके लिए। ये महज़ब दुनिया में तो ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कोई एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो मोदी जैसा हो वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है। सिविलियन टारगेट जैसे क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर उन्होंने अपना ड्रोन गिरा दिया, तो ये हरकतें भी वही कर सकते हैं। पाकिस्तान को लेकिन जवाबी तौर पर एक हिकमत अमली के ऊपर काम करना चाहिए और अपनी पूरी तैयारी भी ऐसी रखनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा चैलेंज दोबारा सर उठाता है तो उसका सही से मजबूती से, जैसे पहले 10 मई को जवाब दिया, उससे ज़्यादा तगड़ा और तवाना जवाब दिया जा सके। पानी वाला मसला भी बरकरार है, लेकिन वहाँ से जैसे जैसे मोदी पे दबाव बढ़ेगा, किसी भी किस्म की अजीबो गरीब एक्सट्रीमिस्ट किस्म के रिएक्शन की आप वहाँ से तवक्को रखिए और इस वाली चीज़ को रूल आउट मत करिए कि इस खित्ते की सूरत हाल दोबारा अब की तरफ नहीं जाएगी, दोबारा जा सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान से जो करीबी तल्लुक़ रखने वाले दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया, उस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। टर्की गए, टर्की ने पाकिस्तान के साथ जमकर खड़ा रहा। जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ जमकर खड़ा रहा है, वैसे ही तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, सऊदी अरब ने साथ दिया, यूएई ने साथ दिया और कई दीगर ममालिक ने साथ दिया। ईरान भी गए हुए हैं, ईरान से अच्छा बयान आया है पाकिस्तान की सफारती लिहाज से। उसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान की कॉज को उसने सपोर्ट किया। लेकिन क्या अमन के लिए यही बयानात या इससे बढ़कर भी कुछ करना है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी फैसला करे उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा राइजनिंग तो नहीं कर सकता, वो उनका कोर्ट का दायरा इख्तियार है, लेकिन अदालत को एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि काजी फायज़ ईसा एक फसाद की बुनियाद रख कर गए थे जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया। वो चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो जो इंसाफ के खिलाफ फैसला करेगा उसकी मजम्मत ही की जानी चाहिए। वो फैसला दुरुस्त नहीं था। पूरा इलेक्शन हो गया, उस वक्त वो उनकी ज़ुबान नहीं खुली, लेकिन जब सारा फसाद खुल के पूरी कौम सड़कों पर आ गई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं था पीटीआई से बल्ले का निशान ले। इलेक्शन कमीशन ने उस पर इलेक्शन भी करा दिए। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हम कैसे कैसे पाकिस्तान में ऐसे फैसले कर देते हैं जो दोबारा किसी दुनिया की अदालत में नज़ीर के तौर पर पेश भी नहीं किए जा सकते। तो अपने मामलात कुछ खुद भी जायज़ा लें, बाकी फैसला करने का तो आपको इख्तियार है ही। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, डॉक्टर चौधरी साहब हैं, वो वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इसके अलावा एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आप ही से स्टार्ट करूँगा। सर, ये जो बयानात हैं मोदी के, ये एक आरएसएस माइंडसेट की जो है ना वो बाकायदा रिप्रेजेंटेशन करते हुए उनके बयानात नज़र आते हैं। हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी भी पूरी करनी चाहिए। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाए? आपने खुद ही इस चीज़ को नदीम साहब बड़ी अच्छी तरह कवर कर लिया। उनका माजी में जो रवैया रहा है अमूमी तौर पर उनकी हुकूमत का और ख़ास तौर पे मोदी साहब का अपना, देखिए जो शख्स इलेक्टेड लीडर होते हुए ढाका जाके वो इस चीज़ को फखरिया बयान करे कि वो मुक्ति बाहिनी कोई ट्रेनिंग में और मुक्ति बाहिनी के साथ वो जो है निशाना बिशाना लड़ता रहा है एक रियासत के खिलाफ, तो उस शख्स से, या जो शख्स जिसका हीरो जो है गांधी का जो कातिल है वो उनका जिनका हीरो हो, ऐसे शख्स से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? वो तो बहरहाल उनकी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की, कि उनके इलेक्टोरल प्रोसेस से एक ऐसा शख्स जो है वो एक बार नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा इलेक्ट होके वो इस वक्त वहाँ उनकी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। हमने क्या करना है? देखिए, हम तो जब से न्यूक्लियर हुए नदीम साहब, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक में जंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जंग शुरू तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद इसकी एस्केलेशन जो है वो इस पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जाएगी। लेकिन हमने जब भी भारत को दावत दी कि वो कश्मीर का को हमारे साथ मेन इशू जो है भारत के साथ कश्मीर है, उसके साथ पानी का मसला था जो अब खुल के सामने आ गया है, और इसके अलावा सिर क्रीक और दूसरे मसाइल हैं, तो हमने
लेटली फिर इसके अंदर एक नई जो है डायमेंशन आ गई पिछले कोई 2 दहाइयों से, और एक खास तौर पे पिछली 10-12 सालों से उसमें शिद्दत आ गई कि भारत ने डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और उसके वाज़े सबूत हमारे पास हैं। उसकी एक लिविंग एग्जांपल उनका एक सर्विंग नेवल कमांडर हमारी जो है जेल में इस वक्त बैठा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि भारत से आप किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। अभी तो वो अपने जख्म चाट रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी वक्त भी देखिए, जो पिछला एपिसोड हुआ, जो पिछली एक इंटेंस वॉर हुई और ये पूरा खित्ता जो है वो एकदम से एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच गया, तो उसके कोई रैशनल तो नहीं था ना उनके पास। तो इसी तरह आइंदा भी काइनेटिक एप्लीकेशन का कोई रैशनल नहीं होगा। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी हुकूमत को, हमारी मुसल्लह अफवाज को, सबसे बढ़ के हमारी कौम को इकट्ठे होके उस क्राइसिस से अल्लाह ने सुरखरू किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अमन हो गया है? मैं उसका जवाब ये दूंगा कि ये बिल्कुल अमन नहीं है। ये अगले किसी भी काइनेटिक एप्लीकेशन वो कब होती है, ये उनके जो है ना माइंड सेट है। ये एक, जैसे आपने कहा, ये एक माइंड सेट है, और इस तरह के माइंड सेट के लिए आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये तो एक है। और दूसरी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, उनसे भी राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ सियासी जो हुकूमत है, बुनियादी तौर पर तो फैसला साजी आप लोगों का इख्तियार है। बॉर्डर पार से जो कोई सूरत हाल है, उसके लिए आप लोग क्या पेशबंदी कर रहे हैं? देखिए मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मोदी की स्टेटमेंट इस वक्त आई है, मुझे तो उस पर अफसोस हुआ है कि इंडियन कौम ने कैसा बंदा है जिसको मुंतखब किया हुआ है। उसे बुचर ऑफ गुजरात सही कहा जाता था। अफसोस इसलिए आपको हुआ कि आप खुद एक यू आर अ जेंटलमैन, और कोई भी जेंटलमैन इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता, चाहे जाए कि हेड ऑफ द स्टेट दे। बिल्कुल, किसी भी रियासत का सरबराह वो दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट से मुखातिब नहीं है, अफवाह से मुखातिब नहीं है, अवाम को धमकी दे रहा है बराह रास्त। ये धमकी मोदी की पाकिस्तान की अवाम को है, जो उसने बात की है ना कि गोली, बिल्कुल लोगों को गोली, पाकिस्तानी लोगों पाकिस्तानी, तो ये कोई हेड ऑफ द स्टेट कर सकता है? आज तक सुना है आपने कभी? लेकिन बुनियादी वजह इसकी ये है कि मार्का हक में जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी अफवाज को जो इज़्ज़त दी, पाकिस्तान की अवाम को जो इज़्ज़त दी, पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे हुए और भारत को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी हर फोरम के ऊपर, ये उसका रद्द-ए-अमल है। मोदी अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इस तरह के ऊट पटांग बयान जो है वो दे रहा है, और बिलो द बेल्ट आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट उसकी आ रही है। मैं आपको 8 मई की तरफ लेके जाता हूँ, जहाँ पे इंडिया ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि जनाब पाकिस्तान ने मिसाइल मारे हैं हमारी सिविलियन आबादी के ऊपर, याद होगा आपको, जिसको रिबट किया गया और कहा गया कि जब पाकिस्तान इंशाल्लाह हमला करेगा तो फिर हमें दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया को खुद मालूम होगा कि पाकिस्तान ने क्या अटैक किया। और वो फिर 9 और 10 मई की शब जो हुआ सारा पूरी दुनिया ने देखा, 10 की सुबह, जी 10 की सुबह, उसके लिए हमें कोई प्रेस रिलीज नहीं देनी पड़ी,